राजा, किसान और नगर। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हमारे पास राजा, किसान और नगर के बारे में बात करेंगे। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में, तो ये जो टॉपिक है वह शुरुआती समय में जो इतने भी राज्य की स्थापना की गई और उनकी अर्थव्यवस्थाएं किस प्रकार की थी, कैसे चलाया गया, किस प्रकार से स्थापित किया गया, हम इसी टॉपिक के ऊपर विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस पार्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अर्थात इनकी विशेषता के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1500 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वो काल था जब सिंधु नदी और इसकी उप नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया, मतलब ऋग्वेद को लिखा गया। तो ऋग्वेद को जो लिखने का काम किया गया, मतलब कि जितने भी हमारे पास वेद को रचना किया गया वो कहीं ना कहीं इंडस इंडस और गंगा, इन्हीं दोनों रिवर के आसपास किया गया था। मतलब उसके ट्रिब्यूटरीज के माध्यम से या उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास इसको बड़े स्तर पर किया गया था लिखने का काम। इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखो इसमें कहता है क्या, इसमें आगे कहा जाता है कि उत्तर भारत दक्कन पठार और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। मतलब हम जब बात करते हैं 600 ईस्वी पूर्व के बारे में, तो इस समय कहाँ कहाँ पर आपको खेती की जानकारी मिल जाती है, मतलब कि खेती और नगरों का विकास कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो पहला मिलता है वो मिलता है उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में कहाँ पर, तो ये जो मिलता है वो गंगा का जो इलाका है उस गंगा के इलाके में देखने को मिल जाता है। दक्कन के पठार की बात करते हैं तो ये जो इंडिया का दक्कन का पठार है इस पार्ट में मिल जाता है। अगला है कर्नाटक, जो साउथ में देखने को मिल जाता है आपका वेस्टर्न घाट में, वहां पर बड़े मात्रा में किसानों की बस्तियां अस्तित्व में आती है। साथ ही दक्कन दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। चरवाहा का मतलब होता है कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में कुछ ऐसे समुदाय के लोग भी थे जो अपने जानवरों को चराने के लिए मैदानी क्षेत्रों में आने का काम किया करते थे। ईसा पूर्व पहली शताब्दियों के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में सब का मतलब होता है लोगों के मुर्दे को दफनाने, मतलब कि अंतिम संस्कार। तो सबके अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने हैं। अब यहाँ पर देखो, अभी तक देखा जाए तो हमने हड़प्पा में ये देखा कि हड़प्पा में जितने भी लोग थे उनको हम यहाँ पर जलाते नहीं थे, बल्कि हम उनको क्या करते थे, तो हम उनको दफनाने का काम करते थे। लेकिन यदि देखा जाए तो इसके बाद मतलब कि 600 से लेकर के 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के लिए हम बात करते हैं, तो इस दौरान न केवल शवों को दफनाया गया बल्कि जलाने की प्रथा भी देखने को मिल गई और इन्हें ताबूत में डाल के रखने की भी प्रथा सामने आई, जिसमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिलते हैं। कई स्थानों पर ये पाया गया कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया। मतलब अब यहाँ पर लोहे और उनके उपकरणों को भी दफनाने की प्रथा चलना चालू हो चुकी थी। इसी में यदि बात करते हैं तो कहता है कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज्यादा प्रमुख आरंभिक राज्यों, शुरुआती राज्य के बारे में जानकारी मिल जाती है और साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास देखने को मिल जाता है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन भी थे। तो कुछ अन्य परिवर्तन क्या थे? अब जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे भारत के साउथ वाले हिस्से में यदि यहाँ पर पॉलिटिकल चेंज आ रहा है तो पॉलिटिकल चेंज आने के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है। तो पहला तो जो कारण था वो था कि नए राज्य बन रहे थे, मतलब कि नए राज्यों का उदय हो रहा था। जो दूसरा कारण था वो था कि यहाँ पर नदियों का जाल था। कहाँ पर? तो नॉर्थ में नदियों का जाल था लेकिन साउथ में नहीं था। मैं इसके रंग को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ तब शायद देखने में आसानी हो सके। तो नॉर्थ में तो नहीं, पीला रंग भी काम नहीं कर रहा है ये ठीक है थोड़ा सा। अरे यार ये भी खराब है। तो हम देखते हैं नॉर्थ। दो नॉर्थ की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर नदियां तो काफी बड़ी मात्रा में थी, यहाँ पर नदियों का बड़ी मात्रा में जाल था।
लेकिन साउथ में देखा जाए तो साउथ में नदियां तो थी, लेकिन वो केवल इस पार्ट में थी। ये जो पूरा पार्ट है ईस्टर्न घाट, तो ये ईस्टर्न घाट में हमें नदियां देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर कृषि के विस्तार और जरूरत के चीजों के हिसाब से यहाँ पर लोगों ने बड़े स्केल पर अपने अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करना चालू कर दिया था। इनका पता इनका जो हमें पता चलता है वो कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से पता चलता है कि लोगों ने यहाँ पर किस प्रकार से इनके क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करना चालू किया होगा। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय चालू हो जाता है। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों और चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। अब देखो यहाँ पर बड़ी बात यह आती है कि आपने कह दिया कि भारत के इस क्षेत्र में नए नए राज्य हैं। तो नए राज्य हैं तो इनके हमें साक्ष्य कैसे मिलेंगे, हमें इनके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी। तो हमें जो जानकारी मिलती है उनके जानकारी का जो मुख्य सोर्स था वो क्या क्या था। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि हमें यहाँ से अभिलेख से मिल जाती है जानकारी, उनके ग्रंथों से, उनके सिक्कों से और चित्रों के माध्यम से पता चलता है कि यहाँ पर किस प्रकार के लोग रहा करते होंगे, कैसे रहा करते होंगे। ऐसी जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। कहता है कि हम आगे पढ़ेंगे एक जटिल प्रक्रिया के बारे में, और आपको ये भी आभास होगा, मतलब जानकारी मिलेगी कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती, क्योंकि विकास की जानने के लिए, समझने के लिए हमें बहुत बड़े स्केल पर इसको समझना, देखना और बड़े स्केल पर इसके बारे में बातें करना हमें पड़ता है। आइए बात करते हैं इसके पहले पॉइंट के बारे में। तो पहला पॉइंट कहता है प्रिंसिप और पियादसी। आइए बात करते हैं प्रिंसिप और पियादसी में क्या बताया गया। कहता है भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में होता है। देखो अब यहाँ पर जो बातें कह रहा है ना, हम इन सभी बातों को थोड़ा सा विस्तार से और हर एक पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ से हर एक बार क्वेश्चन आपके डायरेक्टली आ रहा है। तो देखो ये जो बातें कहना चाहता है वो कहना चाहता है कि इंडिया के अंदर जो इतिहास होता है, मतलब कि हमारे पास जो जानकारी है, इसकी जानकारी में उल्लेखनीय वृद्धि, मतलब कि इसमें जो डेवलपमेंट हुआ वो कब होता है, तो 1830 के समय में देखने को मिल जाता है। लेकिन 1830 में ही ऐसा क्या होता है कि इस समय में बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। तो इस समय एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जिसका नाम था जेम्स प्रिंसिप। तो जो जेम्स प्रिंसेप था, वो जेम्स प्रिंसेप क्या होता है, भारत की ओर आता है। और जेम्स प्रिंसेप जब भारत की ओर आता है तो भारत में जितने भी प्राचीन टाइम के राजा हुआ करते थे, या कह सकते हो क्षेत्रीय राजा, क्योंकि क्षेत्रीय मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये पूरे देश के नहीं बल्कि देश के किसी एक छोटे से हिस्से के राजा हुआ करते थे। तो ऐसे क्षेत्रीय राजाओं के द्वारा जिन भाषा का इस्तेमाल किया गया, भाषा के साथ साथ इन्होंने अपनी नीतियों का इस्तेमाल किया, और नीतियों को लिखने के लिए जिन लिपि का इस्तेमाल किया था, इन लिपि के खोजने की जो शुरुआत की गई थी वह जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही किया गया था। आइए देखते हैं इन्होंने क्या किया। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला, तो देखो यहाँ से आपका एक नंबर का MCQ बनता है, और वो ये बनता है कि ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि के बारे में कौन जानकारी देता है। ब्राह्मणी एंड खरोष्ठी लिपि के बारे में जानकारी कौन देता है, तो वो देता है जेम्स प्रिंसेप देता है। प्रिंसेप ये जानकारी देता है। कब देता है, तो 1830 के समय देता है। और ये क्वेश्चन आपका 2019 में, 2020 में, 22 में पूछा जा चुका है। संभावना है कि 2023 में भी ये पूछा जा सकता है, और पूछने की संभावना इसमें बनी रहती है हमेशा ही। आगे देखो कहता है क्या, कहता है कि इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। मतलब कि ये जो दोनों अभिलेख मिल जाते हैं इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया गया, तो इस समय के हमें अभिलेखों मिल जाता है, और इसके साथ साथ हमें इसका इस्तेमाल सिक्के पर मिल जाते हैं। किसके ऊपर, तो सिक्के पर हमें इसके अभिलेखों की जानकारी मिल जाती है। इसमें देखो ये कहता है, इसमें आगे कहा जाता है कि प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियादसी, पियादसी का मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा,
तो ये भी आपका स्टेटमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि पियादसी किसे कहा गया है। तो मनोहर मुखाकृति वाले राजा को पियादसी कहा गया है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा गया है। अशोक का मतलब हमारा ये हुआ कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, तो नॉर्थ इंडिया का जो किंग है, तो नॉर्थ इंडिया के किंग के तौर पर हम जो नाम लेते हैं वह नाम अशोक का लेते हैं, क्योंकि अशोक को ही उत्तर भारत का सम्राट माना जाता है। इसकी जो जानकारी मिलती है वो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मिलती है, और इसमें कहा जाता है कि जो अशोक है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक है। मतलब कि सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा है, तो उसका नाम है अशोक है। जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जानकारी हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथों से मिल जाती है। अब देखो यहाँ पर अभिलेखों के बारे में हमने ऊपर पढ़ा, तो अभिलेख क्या होते हैं। तो कहता है कि यदि अभिलेखों की बात की जाए तो अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतहों पर खुदे होते हैं। खुदे का मतलब होता है उस पे गड्ढा करके लिखा जाना। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप, विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। जैसे कि अशोक ने अपने अभिलेख लिखवाए थे, तो इनके द्वारा लिखे गए जो अभिलेख थे वो 3 प्रकार के अभिलेख थे, जिसे हम कहते हैं महाअभिलेख, का लघु अभिलेख और शीला अभिलेख। तो अभिलेख, लघु अभिलेख और शीला अभिलेख, इन प्रकार से इनके अभिलेखों को हम कहते हैं, या हम इन्हें स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। तो इनके अंदर जो भी उन्होंने बातें लिखवाई वो उनके ऊपर कौन कौन सी बातें लिखवाते हैं, तो उनकी अपनी नीतियां, पॉलिसीज, अपने राज्य के बारे में, दरबार के बारे में, उनके अपने राज्य में प्रशासन के बारे में लिखवाने का ये लोग काम किया करते थे। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों के द्वारा धार्मिक संस्थानों को दिए गए दान का ब्यौरा दिया गया। दान मतलब हम जो भी सरकार को या फिर यहाँ के राजाओं को जो देने का काम करते हैं गिफ्ट में, उसके बारे में भी इसमें लिखने का काम किया गया था। मतलब हमारे पास जो अभिलेख है, ये अभिलेख एक प्रकार से अस्थाई प्रमाण है। अस्थाई का मतलब है परमानेंट, जो एक बार लिख दिया गया, अब आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कहता है कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुद ही होती है कि कब बनाया गया, कब नहीं बनाया गया। जैसे कि जब साइन होता है आज के टाइम में पेपर पर, तो उसके ऊपर डेट लिखे जाते हैं कि आपने किस दिन में इसको साइन किया है। तो इसी प्रकार से उस समय भी डेट लिखे गए थे। कहता है जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरा लिपि या लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किए जाते हैं। तो पुरा लिपि या यहाँ पे कहता है ना, पुरा लिपि या यहाँ पे कहता है आमतौर पर लेखन शैली। तो ये पुरा लिपि या लेखन शैली क्या होता है। अब पुरा लिपि का मतलब होता है कि इससे पहले जो लिखा गया था वह किस प्रकार से लिखा गया। यदि उसका इसका लिखावट ऐसे है और बाद का लिखावट यदि ऐसे है, तो इन दोनों में मैच करते हैं कि क्या ए ऐसे लिखा गया तो शायद ये भी हो सकता है। तो इन दोनों को मैच करके हम उसे कहते हैं पूरा लिपि। लेखन शैली का मतलब होता है लिखने का तरीका। यदि पहले के टाइम में हमने आ ऐसे लिखा है और आज के टाइम में यदि हम आ ऐसे लिखते हैं, तो दोनों के लिखने का तरीका यदि एक जैसा है तो समझ जाते हैं कि दोनों का दोनों एक ही समय पीरियड का होगा। तो इस आधार पर हमने लेखन शैली का विकास किया या उसका स्पष्ट किया। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो 250 ईसा पूर्व अक्षर अ इस प्रकार से लिखा गया था और 500 ईसा पूर्व वाई को इस प्रकार से लिखा गया था। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया था। देखो 250 साल में ऐसे लिखा गया और फिर बाद में ऐसे लिख दिया गया। तो लिखने में देखो जो आ की मात्रा है, जो ए है, ये डंडा है, ये दोनों इस एक ही साइड दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि शायद इसका जो विकास है वो एक ही शब्दों से हुआ है, इसलिए दोनों का मतलब एक ही होता होगा। कहता है कि प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृतिक भाषाओं का मतलब होता है कि एक ऐसी भाषा जिसके लिखावटें किसी शब्द को प्रतिरूप नहीं करती बल्कि चित्रों के माध्यम से करती है। कहता है कि प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता है जो जन सामान्य की भाषा होती है, जो सामान्य लोग बोलते हैं। इसमें अजात शत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किन किन राजाओं के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो वह अशोक है और दूसरा है अजात शत्रु है, क्योंकि ये नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं और आपको ये तमिल, पाली, संस्कृत ऐसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे।
मतलब कि इसमें कौन कौन सी भाषाएं और लिखी गई, तो इसे तमिल भाषा में लिखा गया, पाली में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया, मतलब कि अलग अलग भाषाओं में इनके नाम देखने को मिल जाते हैं। किसके किसके नाम, तो अजातशत्रु के नाम और अशोक के नाम देखने को मिल जाते हैं। ऐसा क्यों, तो क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं, इसीलिए इनके नाम भी उन भाषाओं में देखने को मिल जाते हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं करते थे। जैसे कि आज के टाइम में जो बिहार के लोग होते हैं वह भोजपुरी बोल लेते हैं, मगही बोल लेते हैं, उड़िया आपका, इसके साथ साथ कई सारी अलग अलग भाषाएं बोल लेते हैं, लेकिन वो लोग लिखने समय में ना केवल हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ के लोगों के पास लैंग्वेज तो बहुत सारी, मतलब कि बोलियां तो बहुत सारी है, लेकिन उनका लिखने का इस्तेमाल या लिखने का जो शब्द होता है, हम केवल कोई कुछ से एक खास भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। हम सभी भाषाओं के बारे में लिखना अच्छे से नहीं जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास जो विशेषताएं हैं, ये उस समय की विशेषताओं को बताने के लिए स्पष्ट करता है। आइए देखते हैं, अगर जो छूटा हुआ था उसको पूरा कर लेते हैं। इसमें कहता है कि शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली। मतलब कि जो शुरुआती टाइम में हमारे पास इतिहास था उसको हम अच्छे से समझ पाते हैं, देख पाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावली की पुनर्रचना के लिए अलग अलग भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। क्योंकि उन्होंने, यदि हमें किसी भी इतिहास का, यदि हमें किसी भी हिस्ट्री की जानकारी चाहिए, तो हिस्ट्री की जानकारी के लिए आपको बेसिक लेवल की जानकारी बहुत जरूरी है, जिसमें आप ढूंढेंगे कि वो कैसे प्राप्त हुआ, किस समय प्राप्त हुआ, उनके इस्तेमाल किस समय थे, कैसे कैसे किए गए। तो इन सभी चीजों के बारे में आप जानकारी इकट्ठा करेंगे। कहते हैं कि इसके बाद आप 20वीं सदी के शुरुआती दशक की बात करते हैं, तो इसे उप महादेव के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। हमने इसको तैयार किया और हमें ये समझ पाए कि शायद इसका कालक्रम कब से कब तक रहा नहीं रहा, हम इससे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया। मतलब कि अब हमें समझ में आने लगा कि ये जो बदलाव होते हैं ये केवल भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तौर पे ही नहीं, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी होते हैं। यही छानबीन करने की कोशिश की गई कि क्या राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक तथा सामाजिक विकास के बीच कोई संबंध था या नहीं था। मतलब कि यहाँ पर लोगों का विकास हो रहा है, लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या इन तीनों का आपस में संबंध है या संबंध नहीं है, इसके बारे में खोज करने के लिए हमने बड़े स्केल पर इसमें शोध करना चालू कर दिया। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल जो था वो इकोनॉमिकल तरीके से, और जो इकोनॉमिकल था वो सोशल तरीके से आपस में डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर जुड़े हुए थे। मतलब कह सकते हो यहाँ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल जो था वह एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए थे, और इन्हीं के माध्यम से बड़े स्केल पर यहाँ पर हमें प्राचीन इतिहासों के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो क्लास, आज के टॉपिक में हमने अभिलेखों के बारे में बात किया, इतिहास की जानकारी के विशेष चीजों के बारे में जान किया, प्राचीन राजा के बारे में जानकारी प्राप्त किया, और जेम्स प्रिंसेप तथा ब्राह्मणी, खरोष्टी और प्राकृत लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त किया। तो ये वीडियो शुरुआती वीडियो थी हमारी, इस चैप्टर का पहला वीडियो है। आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।